स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य। इजराइल हमास युद्ध को लगभग 2 साल हो चुके हैं और इस जंग को रोकने की ट्रंप के 20 पॉइंट एजेंडे पर अब दुनिया बात कर रही है। लेकिन शांति प्रस्ताव के बीच इजराइल गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। जब उसने गाजा के लोगों को वार्निंग दी कि गाजा छोड़ दो वरना मारे जाओगे, क्योंकि अब जो गाजा में रहेगा वो सिर्फ आतंकवादी कहलाएगा। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये उन गाजा निवासियों के लिए अंतिम अवसर है जो दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं और हमास आतंकवादियों को गाजा शहर में अलग थलग छोड़ना चाहते हैं। जो लोग गाजा में रहेंगे उन्हें आतंकवादी और आतंकवाद समर्थक माना जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। तो वहीं कतर पर इजरायली अटैक के बाद से अरब जगत नाराज चल रहा था, जिसमें नेतन्याहू के पहल की कड़ी आलोचना भी की गई। ट्रंप ने भी मोर्चा संभाला और मामले को सुलझाया और बाद में नेतन्याहू को कतर से माफी मांगने पर मजबूर किया। तो अब ट्रंप खुलकर कतर का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कतर की सुरक्षा की गारंटी के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश कतर पर हमला करता है तो उसे अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा, यानी अमेरिका अब कतर के लिए शील्ड का काम करेगा। पिछले महीने इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक किया था। अमेरिका सहित कई देशों ने इस हमले की निंदा की थी। और अब बात समुद्र पलोटिला की करते हैं, यानी गाजा के मानवीय सहायता के लिए जो एक बड़ा जहाज आपने देखा था, समूह ऑफ जहाज हम जिसे कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वहां पर शिप्स जो भेजे गए थे गाजा के लिए रवाना हुए मानवीय मदद के बेड़े में अगर हम बात करें तो इजरायली नौसेना ने बीच समुद्र में इसे रोक लिया। इन अगर शिप्स की बात करें, ये अलग अलग देशों से आए और इस दौरान वर्ल्ड अगर सिनेरियो में बात करें तो इसकी खूब सुर्खियां भी हुई थी। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता इसमें थे, ग्रेटा थनबर्ग आपने नाम सुना होगा, वो भी थी। इजरायल ने उन्हें और बाकी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उसके बाद इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया। उसमें कहा गया कि सभी लोग सुरक्षित हैं, उन्हें एक इजरायली बंदरगाह ले जाया गया है और ये घटना उस समय हुई है जब गाजा में हालात बेहद खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र भी चेतावनी दे चुका है और वो तस्वीर भी सबके सामने थी जब नेतन्याहू संबोधन कर रहे थे यूएन में, और उस दौरान कितने सारे देशों के, कुल 50 देशों के डिप्लोमेट्स वहां से और राजनेता जो है वो वॉकआउट कर लेते हैं। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल इस मुद्दे पर है, एक नजर सवालों पर और फिर सवाल जानने की कोशिश। पहला सवाल कि ट्रंप के पीस प्लान के बाद क्या अब होगा, क्या भी बमबारी होगी? कई सारे सवाल हैं, ये सवाल जानने की कोशिश रहेगी। दूसरा सवाल, हमास के खात्मे के लिए ट्रंप और नेतन्याहू का आखिर प्लान क्या है? और इजरायली हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग हैं, इसका क्या इस युद्ध पर कोई असर होगा? ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्री एजेंडा, 21 सूत्री एजेंडा पेश किया है। कुछ जो उसके शर्त हैं वो सामने भी आए हैं, लेकिन जब से ये एजेंडा सामने आया है तब से इजरायल ने गाजा पर अपनी कार्रवाई जबरदस्त तरीके से की और समुद्र फ्लोटिला, जो कि जहाजों का एक बेड़ा है, वो सहायता लेकर, मानवीय सहायता लेकर और साथ ही साथ रसद लेकर पहुंच रहा था गाजा, लेकिन उसे भी रोक लिया गया इजरायल की तरफ से और ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में ले लिया गया। तो कहने का मतलब यह कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू और उनकी आर्मी लगातार गाजा में अटैक कर रही है, लगातार ऑपरेशंस कर रही है। जमीनी ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि अभी तक हमास ने उन इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा है जिन बंधकों की बात बार बार इजरायल की तरफ से की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इजराइल की तरफ से बंधकों की बात की जा रही है तो हमास उन बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी उन बंधकों को इजराइल ढूंढ नहीं पाया, जबकि उसने दुनिया भर में, उनकी सुरक्षा एजेंसी या खुफिया एजेंसी बात करें, मोसाद ने दुनिया भर में हमास के लीडर्स को ढूंढ कर खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक वो बंधकों को नहीं ढूंढ पाए हैं। और कहा जाता है वो गाजा के नीचे जो खुफिया टनल्स बने हुए हैं अभी भी उनमें ही छिपाकर उनको रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एजेंडा पेश किया उसमें पहली शर्त यही है कि हमास 48 घंटे के अंदर सभी इजरायली बंधक, जीवित या मृत, उनको रिहा करेगा, उनको छोड़ेगा, इजराइल को सौंपेगा, तभी आगे शांति प्रक्रिया पर बातचीत होगी। इसके जवाब में इजराइल 150 से 200 उन हमास टेररिस्टों को रिहा करेगा जिनकी आजीवन कारावास की सजा इस वक्त इजराइल की जेलों में कट रही है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं
सुमुद फ्लोटिला की, और ये इजराइल की कार्रवाई की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दोनों एक साथ जारी, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो पीस करा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपने अटैक बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई टारगेट अचीव करना चाहता है कम समय में इजराइल। और ऐसा भी लग रहा है विवेक की अब बहुत जल्दी इजराइल जो है वो कॉम्बैट ऑपरेशन जो है वो गाजा में शुरू करेगा, क्योंकि जितना नुकसान पहुंचाना था हमास को नुकसान पहुंचा चुका। किसी भी तरह की रसद को गाजा में पहुंचने से इजराइल ने पूरी तरीके से रोक दिया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही भेजने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। तो इजराइल ने इस बात को भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की जो बाहरी मदद है वो गाजा में जो है वो नहीं पहुंचने देंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पलक दो खास मेहमान भी हैं। ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सर अभी आपको आगे की राह जो है वो क्या नजर आ रही है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जो लगातार हम देख रहे हैं, गाजा तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ट्रंप और इजराइल दोनों की अगर हम आइडियोलॉजिकली डिफरेंस बताएं तो बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। ट्रंप चाह रहे हैं कि ये शांत हो जाए और इजराइल चाह रहा है कि अब गाजा हमारे हाथ में हो। देखिए, अमेरिका ने जो पीस का प्रपोजल दिया है, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, वो एक प्रेशर बना रहे हैं और मेरा मानना है कि नेतन्याहू भी इसको एग्री करेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोर्स किया कि कतर से माफी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे मिसाइल का अटैक किया था, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांगा, सॉरी बोला उनको। उसी तरीके से ये 20 सूत्री प्रोग्राम भी लागू होगा। लेकिन ये हमास देखिए इसमें क्या स्टैंड लेता है। इससे हमास का अस्तित्व पूरा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो 2005 से लेके अभी तक वो गाजा पे पूरी तरीके से रूल कर रहे थे, अगर इसको वो मान लेते हैं तो वहां पे गाजा पे उनका जो आधिपत्य है, जो उनका प्रेजेंस है, वो खत्म होगा। तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है और इस बार के पीस प्रपोजल में देखिए तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल भले ही उसका जो राइट विंग के जो लोग हैं, जैसे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, उनका तमाम ऐसे लीडरशिप जो प्योरली राइट विंग का अप्रोच रखते हैं, जो कि गाजा को पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों के खिलाफ जाने के लिए बोलता है, फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने की बात करता है और पूरा इजराइल का अधिपत्य उसमें चाहते हैं, वो इसको अपोज जरूर कर रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, अमेरिका का सपोर्ट या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से काम करते हैं, अगर बेंजामिन नेतन्याहू की ये उनका वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अमेरिका के बरखिलाफ जाए, तो उनके पास ऑप्शन ये है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए। नहीं, लेकिन शरदेंदु जी, जो ये 20 सूत्री जो प्रपोजल है वो पूरा प्रपोजल इजराइल के ही फेवर में है, क्योंकि कुछ इस्लामिक कंट्रीज इसका विरोध भी कर रही हैं और ये कह रही है कि ये प्रपोजल सही नहीं है, ये एक तरफा प्रपोजल है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो फिलिस्तीन की जनता है वो क्या सोचती है, क्या वो हमास के साथ रहना चाहती है या शांति से रहना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, हमास तो एक आतंकी संगठन है, लोग उसे माने या ना माने, उसकी एक्टिविटी आतंकियों वाली है। तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ फिलिस्तीन की आवाम पर, हम गाजा वेस्ट बैंक की अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो वहां तो सब कुछ शांति से ही चल रहा है, गजा में भी हो सकता है, बस हमास हट जाए। देखिए आशीष जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये जो अमेरिका का जो पीस प्रपोजल है पूरा प्रो इजराइल है। इसमें देखिए गाजा के लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है कि हमास पे किसी तरीके का दबाव बने जिससे कि वो बंधकों को रिहा करें। हमास वहां की सत्ता सटे, उसकी गवर्नेंस में जीरो हाथ होगा। अगर गाजा पट्टी का कोई गवर्नेंस होगा तो वहां फिलिस्तीनियों द्वारा होगा। इस तरीके के आतंकवादी संगठन जिनका हिंसा में विश्वास है उनका नहीं होगा। और तमाम तरीके के रिलीफ और रिहैबिलिटेशन प्लान उन्होंने दिए हुए हैं और साथ में आईडीएफ को वहां से विड्रॉ करने की बात कही है। और इसके एवज में फिलिस्तीन के जो तमाम कैदी बंदी हैं इजराइल में, उनको छोड़ने की बात है। और लेकिन ये आईडीएफ कैसे विड्रॉ करेगा, इसका भी उन्होंने एक रूपरेखा दी है। पहले जब कुछ बंधक छोड़े जाएंगे तो आईडीएफ कुछ पीछे आएगा और फिर जब बैलेंस बंधक छोड़े जाएंगे तो वो तकरीबन बफर जोन तक जाएगा। बफर जोन की भी बात की जाएगी और बफर जोन का मॉनिटरिंग पूरी आईडीएफ करेगी। इस तरीके का प्रपोजल है। और जब बफर जोन आप बनाते हैं गाजा पट्टी में, जो अपने आप में ही बड़ा छोटी सी जगह, वहां 20 लाख की आबादी रहती, तो इस बफर जोन का वायलेशन और नॉन वायलेशन डिसाइड करेगा आईडीएफ। तो कभी भी जब मर्जी होगा आईडीएफ को वहां पे वो ऑपरेशन चला सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिलिस्तीन का गवर्नेंस है क्या आज की डेट में? फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो है वो आज की डेट में ईस्ट जेरूसलम में उनका एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में उन्होंने वेस्ट बैंक में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं गाजा
पट्टी में कौन से लोग, वो भूखे लोग जिनके जिनके तमाम इंजरी है, तमाम तरीके के मैल न्यूट्रिशन है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं? क्योंकि वहां का जो यूथ है, वहां का जो एक एक बाशिंदा है, वो हमास से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली लिंक है। तो हमास को पूरी तरीके से खत्म करना, मेरा मानना है कि ये शर्त बहुत ही कठोर शर्त है, जिसको मुझे तो लगता है कि शारदेंदु सर, मुश्किल है। मुझे लगता है कि सीन रिपीट हो रहा है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर भी जुड़ गए। ओपी तिवारी सर, जय हिंद, दशहरे की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, दर्शकों को भी। मुझे लगता है सीन रिपीट हो रहा है। सीन कैसे रिपीट हो रहा है? तालिबान में यही शर्तें रख रहा था अमेरिका। 20 साल 21 साल तालिबान में अमेरिका रहा और कहता था कि किसी भी सूरत में तालिबान के हवाले अफगानिस्तान को नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में तालिबान को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे, किसी भी सूरत में तालिबान के लोगों को रिहा नहीं करेंगे। जब तक वहाँ रहा यही जपता रहा, और जब भागा तो तालिबान को के हाथ में वहाँ के लोगों को छोड़ के भाग गया। पहली बात तो अमेरिका की बात पे तो भरोसा हो नहीं रहा। ओपी तिवारी सर, ये जो एजेंडा है 20 सूत्री 21 सूत्री एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे तो लगता है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। विवेक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। थोड़ा सदेंदु साहब की बात से थोड़ा असहमत हूँ। बिकॉज देखिए, हमास क्या थे? हमास को किसने बिल्डअप किया था? हमास को तो इजराइल का पूरा सपोर्ट था। तो आप, हम अगर कहें कि वहाँ से हमास हट जाए और पैलेस्टीनियन सपोर्ट आ जाए, तो वहाँ पर हमास के चला जाएगा, दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी। तो इसमें तो इजराइल का पर्पज तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होता। और कितने अटैक होंगे, कब अटैक है, तो ये तो मेरे पॉइंट, ये जो पॉइंट है, नेतन्याहू को या कोई इजराइल का कोई भी लीडर हो, उससे ये सहमत नहीं होगा, न वो मानेगा किसी हद तक। बिकॉज बेसिकली अभी जो बफर जोन है, बफर जोन तो उनको पूरा 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का विड्थ है, पूरा ही गाजा स्ट्रिप ही उनके लिए बफर जोन है। और तभी से कब्जे में रहेगा, तभी हो सकता है। अब ये हो सकता है कि यूरोपियन कंट्री के दबाव में आके जो कुछ कंट्रीज ने कहा कि हम भाई पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जहां पर कि उनकी इंटरनल स्थिति ऐसी हो गई है कि जहां पर उनकी इंटरनल स्थिति में, जहां पर दूसरे धर्म के, मैं तो नहीं कहूँगा दूसरे धर्म के, बट उसके जो फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं कि उनके दबाव में आके और दिखाने के लिए कि हम भाई मानवता का ध्यान रखते हैं, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हैं, और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर नहीं, ये बात ओपी तिवारी जी आप बहुत सही कह रहे हैं कि दबाव बहुत ज्यादा है। जिस आप कह रहे हैं ना कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए, दबाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज आगे आ रही हैं। यस शशि जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। आज मेरा पॉइंट आपने छीन लिया, यही कहना चाहता हूँ, इस दबाव में आ रहे हैं। लेकिन अभी ट्रंप को बदलना पड़ेगा, बिकॉज जो इजराइल डायस्पोरा है बहुत ही स्ट्रांग है। वो पिछली बार आपको याद होगा, ईरान के एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम ईरान में अटैक नहीं करेंगे, बट अगले दिन उनको जहाज भेजना पड़ा। तो उनको ही दबाव में आना पड़ेगा, बिकॉज अपने इजराइल के सपोर्ट में डेफिनेटली डायस्पोरा, जो अमेरिकन बेस्ड डायस्पोरा है, वो खड़े होंगे और ट्रंप को ऐसी कोई शर्त नहीं लगाने देंगे, नहीं काबी हो पाएंगे जो इजराइल के खिलाफ हो। पैलेस्टीनियन को वहां एस्टैब्लिश करना अच्छी तरीके सब कुछ करना, ये इजराइल के पक्ष में नहीं है। पिछले 20 और 30 साल से हम देखे जा रहे हैं। नहीं, ये इजराइल जब से अस्तित्व में आया 1948 से, तभी से इजराइल पर संकट है। इजराइल तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ा है, अगर वो जरा सी भी चूक करेगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। यस आशीष जी, बिल्कुल। अब चूक करेगा नहीं। नेतन्याहू जो भी उतने पॉपुलर लीडर नहीं थे, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और डिसीजन लेंगे, बिकॉज उन्होंने कोशिश की काफी। हिजबुल्लाह को खत्म किया, हुती को अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। हमास को देखिए, एक छोटा सा एरिया है, 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, इसको तो हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करके भी क्लियर नहीं कर पाए अभी तक इजराइल वाले। 2 साल होने वाला है, तो छोटे से क्षेत्र में कब्जा कर पाए। इसका मतलब यहाँ तक डीप रूट हो चुका है टेररिज्म। लेकिन एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं इजराइल का, बट ऑब्वियस है कि वहां से तो कंसिस्टेंट एक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर होगा, क्योंकि वो तो वन हैंड है ना। लेकिन मिडिल ईस्ट की तो बहुत सारी कंट्रीज का प्रेशर है अभी डोनाल्ड ट्रंप पर। मैडम देखिए, मिडिल ईस्ट तो एक भी अपने जो इनके लोगों को लेना नहीं चाहती। जितने भी रिफ्यूजी है, देखिए ना, यूएई लेना चाहता है, ना कतार लेना चाहता है, ना जॉर्डन लेना चाहता है, ना सऊदी लेना चाहता है। अरे ये तो छोड़िए ओपी तिवारी जी, मिस्र ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया, कहा कि नहीं लेंगे। करना पड़ेगा, क्योंकि इनको असलियत पता है। असलियत पता है कि आएंगे तो हमारे लोगों को भी बर्बाद करेंगे ये। तो उनकी जो शांति से और देश जो प्रगति हो रहा, प्रगति रोक देंगे। हो तो रहा ही है टेररिज्म। ओपी तिवारी सर, हो नहीं रहा है। इराक सीरिया के माइग्रेंट्स को जिन जिन यूरोपीय कंट्रीज ने लिया, वहां की सिचुएशन देख लीजिए आज की तारीख में। फ्रांस की देख लीजिए, जर्मनी की देख लीजिए, क्या हो रहा है वहां पर।
तो ये जहां भी गए इनको ह्यूमन अपने कि हम बहुत ह्यूमन राइट्स के पक्ष में हैं, उनको थोड़ा सहयोग किया, समय का इंतजार किया इन लोगों ने, अब आ गए हैं, अब अपनी असली रंग दिखा दिया उन्होंने। तो इसको मैं कहूंगा इनकी जो गतिविधियां हैं और इनके जो एम है और लॉन्ग टर्म उद्देश्य हैं, इनको चेक करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए न सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, मैं सारे देश का नाम ले रहा हूं, कोई भी किसी को भी किसी भी रिफ्यूजी को अपने यहाँ लेने से मना कर रहे हैं कि सारी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन उनको भी ऊपर से तो दिखाना पड़ता है अंदर से क्या भावना है, और ऊपर से इनको दिखाना पड़ता है अपनी जनता को कि हम भाई आपके धर्म के साथ है, लेकिन पूरा सहयोग नहीं करेंगे। शारदेंदु तो ये जी से एक सवाल जल्दी से ले लेते हैं। शारदेंदु जी, ये जो 21 सूत्री एजेंडा है, इसमें फिलिस्तीन को अलग राज्य के तौर पर मान्यता और वेस्ट बैंक का विलय इजराइल में नहीं होगा, यह इजराइल सुनिश्चित करेगा। अभी 2 दिन पहले यूएनजीए में नेतन्याहू ने कहा कि जो भी देश फिलिस्तीन को एज अ स्टेट, एज अ कंट्री मान्यता दे रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो सब पागलपन के शिकार हैं और इजराइल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और जो एजेंडा है उसमें ये पॉइंट्स हैं, तो कैसे मान ले कि ये इजराइल इस पर राजी होगा, या फिर ये जो एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये गुमराह करने के लिए नहीं है, नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं है? देखिए, मेरा मानना है कि इजराइल आज की डेट में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस तरीके के ऑपरेशन चलाता है और जिस तरीके से अपने विश्व में स्टैंडिंग रखता है, उसके पीछे सिर्फ एक देश है जिसका नाम है यूएसए। यूएसए जिस दिन चाहता है इस युद्ध को विराम कर देता है, और आज की डेट में इजराइल जब भी बढ़ चढ़ के बोलता है, उसको एक कंट्री का अनवेवरिंग सपोर्ट है, वो अमेरिका का। और मेरा मानना है कि ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है पब्लिक डोमेन में आ रखा है, मिडिल ईस्ट के 8 कंट्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये पॉसिबल नहीं कि इसको वापस किया जाए। उन्होंने 72 घंटे का समय हमास को दिया है कि आप बंधक छोड़िए, नहीं तो हमास को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और साथ में जहां तक आपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात की है, फिलिस्तीनियों का एग्जिस्टेंस क्राइसिस है, इजराइल का एग्जिस्टेंस क्राइसिस नहीं है। अमेरिका जिसके साथ खड़ा हुआ, मिडिल ईस्ट में आपने तमाम अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, ईरान में लगातार आप प्रेशर बनाते हैं कि आप वहां सत्ता परिवर्तन हो, और साथ में सीरिया और लेबनान में भी आपने अपनी मनमाफी सरकार बना रखी है। तो कहां से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इजराइल को हो रहा है? आपने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रखा है, जिसके तहत जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया आपके पिछलग्गू बने हैं, साथ में कतार, यूएई और तमाम ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जो आपके यहां में यहां मिला रहे हैं। तो आपके तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो आपका एग्जिस्टेंस क्राइसिस नहीं है। फिलिस्तीनियों की समस्या है कि उनके सरजमी पे इजराइल एग्जिस्ट करता है और उनको अपनी ही सरजमी से भगाया जा रहा है। उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप इजिप्ट चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए। शरदेंदु जी, आप ये कह रहे हैं कि अस्तित्व का खतरा इजराइल को नहीं है, लेकिन एक जवाब दीजिएगा, क्या इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को मानते हैं? वो ये चाहते हैं कि वो अस्तित्व में रहे, या उसके अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं? बड़ा सीधा सा किसी सवाल। ने डिनाई नहीं किया है इजराइल के एग्जिस्टेंस है। जब अब्राहम अकॉर्ड साइन होना शुरू हुआ, तमाम कंट्रीज ने उनको रिकॉग्नाइज किया है। अब तो रिकॉग्निशन फिलिस्तीनियों को मिलनी शुरू हुई है, जिसमें कनाडा, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, और तमाम ऐसे यूरोपियन नेशन अब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि अगर आपको मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको 2 नेशन थ्योरी मानना पड़ेगा। कहां जाएंगे फिलिस्तीन? आप बोल रहे हैं कि दूसरे देश में चले, अपनी सरजमी छोड़ के वो कैसे जा सकते हैं? को एग्जिस्टेंस की बात चल रही है, आप उनके हक हुकूक की भी बात करिए। हमास को आप मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बाय ऑल मींस, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो फिलिस्तीन है, जिनकी सरजमी पे आप अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, शरदेंदु जी, जिनकी आप एक्चुअल जगह है, उनको अब तो इस उनका सवाल हक का मिलना जवाब, चाहिए। एक बड़ा सीधा सा सवाल उठता है कि गाजा को बनाया किसने? इजराइल ने बनाया। गाजा के आवाम को नौकरी किसने दी? इजराइल के लोगों ने नौकरी दी। लेकिन उसी इजराइल के खिलाफ हमास को किसने पनपाया? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब यासिर अराफात की लीडरशिप में पूरे वेस्ट बैंक में उनकी तूती बोलती थी और फिलिस्तीनियों का जयकार होता, फिलिस्तीन का वर्ल्ड में सपोर्ट बढ़ रहा था, तो यासिर अराफात को काउंटर करने के लिए हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए गए, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया इजराइल ने। उनको पूरी सुविधाएं दी और साथ में उनको एग्जिस्टेंस में लाए, जिससे कि यासिर अराफात की लीडरशिप को कोई चैलेंज करे। तो हमास को वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप में एस्टैब्लिश करना, तमाम तरीके की जो सहूलतें दी वो इजराइल ने देना शुरू किया, और 2005 से आपने उसको रिकॉग्नाइज किया।
हमास का जो सरकार थी, हमास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको आप लगातार रिकॉग्नाइज करते रहे। 7 अक्टूबर से पहले तक हमास ने जितनी स्ट्राइक की, आपने उसका मकबूल जवाब दिया, लेकिन आपने कभी इस मैसिव लेवल पे आपने स्ट्राइक नहीं की। एक तरफ आप महमूद अब्बास की लीडरशिप को अपने तरफ मिलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपने हमास का खात्मा किया, तो कहीं ना कहीं वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे आप पूरा आधिपत्य नहीं जमाना चाहते हैं। सरदेंदु जी, जो अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो वहां पर तो शासन लंबे समय से चल रहा है फिलिस्तीन का, कभी किसी ने वहां पर कोई आपत्ति नहीं की, शांति से रह रहे हैं। महमूद अब्बास आज की डेट में इजराइल के एलाइज हैं, तमाम तरीके का इजराइल का वहां रीसेटलमेंट चल रहा है, वो इजराइल के हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। मिल बांट के तो चलना ही पड़ता है ना अंतरराष्ट्रीय पटल पर, एकला चलोगे नहीं तो दिक्कत ही होगी ना। ओपी तिवारी जी से एक कमेंट ले लेते हैं। ओपी तिवारी जी, 3 दिनों का वक्त था, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था 72 घंटों का, वो 72 घंटों का वक्त बीत गया, आज से चौथा दिन जो है वो शुरू हो रहा है। अब युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जितने लोग गाजा में हैं वो गाजा को छोड़ दें, वरना उन्हें हमास का ही आतंकवादी या फिर समर्थक माना जाएगा। देखिए, मैं बता रहा हूं, ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन ट्रंप को जो इजराइल का डायस्पोरा है उसके आगे उनको विवश होना पड़ता है और होना पड़ेगा भविष्य में, वो कुछ भी स्टैब्लिश करना चाहे। अब जिस तरीके जो पिछले सितंबर में जिस तरीके से हमास ने जो एक्टिविटी किया है, इसका डर एक नए टाइप का अटैक था ये, जिसको हमने खाना खिलाया, जिसको पिलाया, उसी सांप ने भी डसने की शुरू कर दी, जिसको दूध पिलाया। ये बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे को जिस तरीके से सरदंदू साहब से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उनकी एग्जिस्टेंशियल थी कि हमेशा लड़ाई होती रहती थी, पिछले 20 साल से शांति थी, लेकिन जिस तरफ की एक्टिविटी जिन्होंने किया वो छोटे लेवल पर और कहीं भी घुस सकते हैं, अंदर भी घुसे हुए थे, और कितने लोगों को उठा के लेके चले गए ये लोग। तो इजराइल की कमजोरी नहीं थी, बट ये एक सरप्राइज जिसको उम्मीद नहीं की थी। तो इस तरह नहीं, ओपी तिवारी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल ने उम्मीद क्यों नहीं की थी। सांप को दूध पिलाइएगा, सांप को पालिएगा और ये सोचेगा कि सांप डसेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। बोएंगे वृक्ष बबूल का तो बबूले पैदा होगा, आम नहीं आएगा उसमें से, साफ नहीं आएगा। नहीं आशीष जी, बिल्कुल से यही कारण है, बिकॉज बाकी पैलेस्टीनियंस अरब देशों में एक्सेप्टेबल नहीं है। मेन कारण एक यही है, आप जो कह रहे हो यही कारण है। अदरवाइज कोई भी चाहेगा, ये चीप वर्कफोर्स है, मिल सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने 20 साल का भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, कहते हैं कि अगर हमने इनको अपने देश में परमिट कर दिया तो हमारी हालत वही होगी जब ये फ्रांस और इंग्लैंड में अभी हो रही है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इजराइल अकेले नहीं है, इजराइल का डायस्पोरा जो अमेरिका में है, अमेरिका का सब कुछ कंट्रोल करता है, वो नेतन्याहू के साथ है। मैं एक मैसेज आपके माध्यम से और देना चाहूंगा भारतीय डायस्पोरा को। इंडियन डायस्पोरा इतना वेल प्लेस्ड है, थोड़ा ट्रंप पे दबाव जाए ताकि भारत की तरफ उसकी एक्टिविटी थोड़ी सुधरे ट्रंप की जिस तरीके से। तो डायस्पोरा एक बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और इजराइल उनके बल पर ही कूद रहा है, उनके बल पर कूद रहा है, उनके सपोर्ट से ही, बिकॉज जो अपने हैं उनके लिए बना के रखना है। तो ट्रंप नेतन्याहू मेरे ख्याल से दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि उनके जो लोग हैं, जो लोग उनके खिलाफ थे इलेक्शन में, जो उनके हारने की उम्मीद थी, एक राष्ट्रभक्ति की भावना और जगेगी और सब लोग एक बड़े नेता के तौर पर ग्लोबल में उभर कर सामने आए हैं नेतन्याहू। पिछले कुछ समय की बात करें तो ग्राफ गिरा था, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इस समय नेतन्याहू एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। बिल्कुल सही है। ये वक्त, ये बता एटमॉस्फेयर, मतलब इस समय का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बड़ा नेता बना दिया है। पहले इनके ऊपर चार्जेस थे कि भाई करप्शन के चार्जेस थे, इनको लगाना था, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो गई जिसको उन्होंने अच्छी तरीके से झेला। ईरान को भी जवाब दिया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हमास को दबाया और दबाया। अब एक ही चीज है, इसको पूरा एरिया को क्लियर कर देना चाहिए। कॉम्बिंग ऑपरेशन सरदंदू साहब बताएंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये टोटली इसको क्लियर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से नेतन्याहू इसको अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल जरूर अवश्य रखेंगे, फुल कंट्रोल नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि कब वहां फिर से टनल बन जाए और कब इक्विपमेंट आ जाए। देखिए सी रूट ब्लॉक कर रखा है, इजिप्ट ने मना कर रखा है, इसके बावजूद भी हमास के पास कहां से रॉकेट आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी, हमला किए जा रहे हैं। अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, अमेरिका कह रहा है सीज फायर हो जाएगा, इजराइल जो है वो लगातार अटैक कर रहा है, ये चल क्या रहा है मामला? यही हो रहा है जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है। अरे सर, 10 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाएगी, उससे पहले जंग रुक गई तो ठीक,
ये तो गलत फहमी में है। जो भी है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट अमेरिका के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। हमने पाकिस्तान में भी देखा जिस तरह क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने के लिए सारे विश्व के खिलाफ जाके पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो ट्रंप साहब अपने लिए काम कर रहे हैं ना, अपने खुद विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। शरदेंदु जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कार्रवाई इस समय नेतन्याहू की चल रही है 72 घंटे का एडवांटेज उठाने की कार्रवाई है, ऐसा मेरा मानना है। जब 72 घंटे का समय हमास को दिया है बंधक छोड़ने का, तो इस 72 घंटे में इजराइल चाहता है इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए कि जो थोड़े मोड़े रेमनेंट वहां बचे वो भी खात्मा हो जाए। ये समय फिर वापस नहीं आना है। अगर हमास इस 20 सूत्री कार्यक्रम को मान लिया, उसने बंधक रिलीज करना शुरू कर दिया, फिर इजराइल का औचित्य नहीं बनेगा कि वो फर्दर स्ट्राइक करे। और 72 घंटे के बाद जब सीज फायर लागू होने लगेगा तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि तमाम तरीके को उसमें पीस कीपिंग फोर्सेस की बात हुई। सर, लेकिन सऊदी अरेबिया तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इस साल की शुरुआत में भी एक बार सीज फायर हो चुका है और 2023 में भी एक बार सीज फायर हो चुका है। तो इसकी क्या गारंटी कि सीज फायर हो जाएगा फिर वो सीज फायर टूटेगा नहीं? लेकिन इस बार सीज फायर का गारंटर अमेरिका, जिसके 20 सूत्री कार्यक्रम पे सीज फायर होना है, और साथ में बंधकों की अगर रिलीज शुरू हो जाता तो एक सॉलिड ग्राउंड बनता है। और साथ में इजराइल को उनके फिलिस्तीनी जो यंग फिलिस्तीनियों को उन्होंने बंद कर रखा है, जिनको सजाए मौत या उम्र कैद दे रखा, वो सारे रिलीज होंगे। तो एक अच्छा प्रोसेस है, आप इसको पॉजिटिवली देखिए। एक 20 सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ है जिसमें हमास का खात्मा है, रीबिल्डअप है, ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रहेगी, पीस कीपिंग फोर्सेस आएगी, आईडीएफ विड्रॉ होगी। तो एक एमिकेबल सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। इसको हमें वेलकम करना चाहिए, रादर देन बेंजामिन नेतन्याहू जो अपने देश में भी अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। उन्होंने किस तरह जुडिशरी पे कमेंट किया, किस तरीके से उनका खुद में इंटरनल तमाम तरीके के रिसेंटमेंट है। आम नागरिक सड़कों पे आ जाता क्योंकि वो बंधक छुड़वाने में अभी तक सक्षम नहीं रहे। तो जो एक अमेरिका ने प्रोग्राम दिया, मैं उसका वेलकम करता हूं, क्योंकि पीस चाहिए। 2 साल होने जा रहा है युद्ध के, रिजल्ट निकला नहीं। हमास का आप खात्मा ऐसे नहीं कर पाएंगे। खत्म करने का तरीका यही है कि आप वहां पे पहले पीस एस्टैब्लिश करें। एज एन इंडियन सर हम भी यही चाहते हैं कि को वापस बिल्कुल एज एन इंडियन हम भी यही चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। हम तो दुनिया में कहीं भी युद्ध की वकालत नहीं करते। हम भारतीय तो बुद्ध की वकालत करते हैं। हम कहते हैं बुद्ध के बताए रास्ते पर चलो, युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, बुद्ध से सब मिल जाएगा। तो हमारी तो यही कामना रहती है, यही कोशिश रहती है कि कहीं भी युद्ध ना हो, और रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो इसराइल गाजा का युद्ध हो, ये युद्ध भी बंद होना चाहिए। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।